everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 9 एंड दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम इसमें चैप्टर 9 के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ना. फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, एंड सेकंड थिंग इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट. ये सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है और इन सब के लिए हमारे को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नीड पड़े. फॉर एग्जांपल जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन कॉस टेन, इन सब की हमें यहाँ पर नीड पड़ने वाली है. ओके, सो बात करते हैं ये सब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या लाइन ऑफ साइट, ये सब है क्या. तो देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे ये हमारे पास बेस है, बेस मैंने कहा कि ये अर्थ है, मान लो दिस इज अर्थ मान लिया जाए, और इस अर्थ में मान लिया जाए कि ये एक टावर खड़ा है. व्हाट इज दिस? दिस इज टावर. और हम हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर खड़े हैं अर्थ पे, और हमने कहा कि हमें इस यहाँ पर खड़े होकर इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व करना है. तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमारा कुछ डायरेक्शन जो होगा देखने का वो इस तरह से जाएगा. तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. पॉइंट क्लियर? अब बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जब भी आप नीचे जब खड़े होगे और टावर के टॉप को ऑब्जर्व करना होगा तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट और बेस के साथ बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. मैंने थीटा ई से डिनोट कर दिया. ई इज कॉल्ड एलिवेशन, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, जो एंगल लाइन ऑफ साइट और बेस के साथ बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम नीचे से खड़े होकर किसी ऊपर वाली चीज को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, सेकंड आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली अगर मैंने कहा कि मैं यहां पर, मैं टावर के ऊपर खड़ा हूं और नीचे अगर कोई मान लीजिए कार है या कोई भी एक चीज है, हमें अगर ऊपर से खड़े होकर उसको देखना होगा तो हमारे को ऊपर से जब ऑब्जर्व करना है नीचे की तरफ, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा बेस है अर्थ, हम इसी के पैरेलल एक लाइन मान लेंगे. हमने ये लाइन पैरेलल सपोज कर ली. तो जब हम ऊपर खड़े होंगे और नीचे वाली चीज को ऑब्जर्व करना होगा उस टाइम पर लाइन ऑफ साइट और ये जो पैरेलल लाइन है इसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ध्यान रखिएगा, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. और इन दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होते हैं. पॉइंट क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. पॉइंट क्लियर? सो अब आइए देखते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज जो हमारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसमें बेस्ड क्वेश्चन क्या है. ओके, लेट्स सी. सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. Okay, so let's see. सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैप्टर में जब तक आप हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर डायग्राम बनाना नहीं सीख जाएंगे तब तक आप सोचो कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, बहुत मुश्किल है बेटा. सबसे पहले आपको इस चैप्टर में हर क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाना आना चाहिए. और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि इस टाइप के चैप्टर्स में, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड में आएंगे और अगर उनका डायग्राम गिवन नहीं होगा तो 101% बात है बेटा कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका डायग्राम का भी मार्क्स जरूर होगा. ओके, सो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप डायग्राम को बनाना जल्दी से जल्दी
ग्राउंड लेवल जिसको हम बोलते हैं। ओके, अब इस ग्राउंड लेवल पे हमने कहा कि ये वर्टिकल पोल हो गया। क्या हो गया? वर्टिकल पोल। अब अगर ये वर्टिकल पोल है तो उन्होंने क्या कहा, एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रोप से लटकता है, क्लाइंब करता है, और वो रस्सी कहां से टाई है? टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, सॉरी टू आएगा, टू द ग्राउंड। यानी कि रस्सी को उसने टॉप से, पोल के टॉप से और ग्राउंड से स्ट्रेच करके बांध दिया है टाइटली, और ये रस्सी 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। ओके, और ये रस्सी जो है इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, तो रोप क्या है? ये वाली रोप है। ओके, और ग्राउंड ये हो गया, तो रो एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री का। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये चीज निकालनी है। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल, h निकालना। अब ध्यान से समझिए, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये चीज क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में जाना है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूले होते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा, तो ये साइन का फॉर्मूला होता था, ये कॉस का फॉर्मूला होता था, ये टेन का फॉर्मूला होता था। तो अब आपको देखो क्या चाहिए, आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना है। कैसे करना है? थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब आपको एक ऐसा फंक्शन देखना है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में कौन होता है? साइन। ओके, सो नाउ वी आर यूजिंग साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे बेटा? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। ओके, वैल्यू होगी बेटा इसकी 1/2, AB की वैल्यू है h और AC की वैल्यू है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 20 × 1 20 इज इक्वल्स टू 2h। 2 से डिवाइड कर देंगे, 20/2 इज इक्वल्स टू h and that is 10. So 10 meter is the height of pole. Okay, so please wrote down this. So next question is second question. A tree breaks due to the stroke and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. बात समझिए, ये बेस है अर्थ। मान लिया कि ये ट्री ऐसे खड़ा था और ये बीच में से टूट गया यहाँ से। अब जब टूटा तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऐसे बैंड हो गया, कुछ ऐसे बैंड हो गया। ओके, अब ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर पार्ट था, यानी कि मैं डैश करके बताया था विजुअली, यानी कि जो पूरा ट्री है इसका इतना पार्ट बैंड होके ऐसे गिर गया। ओके, अब टॉप का है, टॉप ये था, लेकिन अब टच होने के बाद, मतलब टूटने के बाद ये टॉप टच हो गया यहाँ पे ग्राउंड पे। ये है टॉप ऑफ ट्री। हालांकि टॉप ये था, लेकिन टूटने के बाद अब टॉप यहाँ पहुंच गया, टच यहाँ पर हो रहा है। अब उन्होंने क्या बोल रहा है? The tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. यानी कि ये जो टॉप है ना ट्री का, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ये ट्री है तो ट्री का फुट ये होगा, फुट कह सकते हैं, बॉटम कह सकते हैं, बॉटम ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनका है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी कि वो पॉइंट जहां पर टॉप टच कर रहा है और फुट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। ओके, एंड फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट बात कर रहा है तो मेरे लिए हाइट ये पूरी होगी, ये यहां से यहां तक टोटल हाइट होगी। अब ये तो है नहीं मेरे पास तो हाइट में सिर्फ ये है, तो कैसे निकाला जाएगा? ये ऊपर वाला पार्ट ये है, क्योंकि ये टूट कर ऐसे गिरा है, तो इसको मैं y लेट कर देता हूँ। ओके, और ये x लेट कर देता हूँ, और यानी कि यहाँ पर जो h है वो किसके बराबर होगा? x प्लस y के बराबर होगा। तो बेसिकली मुझे h निकालना है। कैसे निकलेगा? अब ध्यान से देखिए, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो
तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। तो देखिए कौन सी रिलेशन यूज होगी, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होती है टेन की, तो हम टेन यूज करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर यूजिंग टेन, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर है ये वाला पार्ट, इसमें नाम लिख देते हैं ए बी और सी, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी, बेस हो गया बी सी। ओके, 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू होगी बेटा x अपॉन बी सी की वैल्यू होगी 8, 8 को ऊपर भेज देंगे तो ये जाएगा 8/√3 इज इक्वल्स टू x। वन मोर थिंग बेटा, इसमें हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि जो भी आंसर निकालोगे उस आंसर के अपॉन में याद रखिएगा कभी भी रूट का टर्म्स नहीं होना चाहिए। अगर तो रूट का टर्म है तो वो आपको रूट का टर्म हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे रूट का टर्म आ रहा है, लेकिन मैं इसको हटा नहीं रहा, क्यों नहीं हटा रहा, क्योंकि मेरे से पूछा है h और मैंने अभी क्या निकाला है x। बात समझ रहे हैं? हालांकि करने को मैं इसके लिए भी अभी राउंड उसको सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि इसका रेशनलाइज करके, इसको रेशनलाइज करके √3/√3 की मल्टीप्लाई करके तो इसको मैं रूट हटा सकता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं हटा रहा क्योंकि मेरा जो फाइनल आंसर है वो h है और x मेरा फाइनल नहीं है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ओके, नाउ अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज की रिलेशन, तो बेस और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन होती है cos, तो यहाँ हम यूज करते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस, बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 30 √3/2 इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू हो जाएगी 8 और AC की वैल्यू हो जाएगी y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा y√3 इज इक्वल्स टू 16, √3 अपॉन में जाएगा y इज इक्वल्स टू 16/√3, निकालना मुझे y भी नहीं है, मुझे तो h निकालना है, तो इसके भी अपॉन में √3 है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे। अब हमें निकालना है h, और h किसके बराबर होगा, h होगा x प्लस y के बराबर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू होगी 8/√3 प्लस y की वैल्यू होगी 16/√3, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा √3 और ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 16 दैट इज 24/√3। अब हमारे को बनेगा, अब हमारा जो फाइनल आंसर था और उसके अपॉन में रूट आ रहा था, तो अब हटाना पड़ेगा, अब हटाने के लिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 24√3/3, 3 से कट कर देंगे 8 जा, तो h की वैल्यू आ गई 8√3। ओके, so this is the